Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आई होप आप वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस को पसंद कर रहे हो और आपको केमिस्ट्री अच्छी लगने लग गई है, प्यार सा होता जा रहा है सब्जेक्ट से, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है सब्जेक्ट से। और आज के वीडियो में हम लोग इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, जो आप लैब में करते हो ना, टाइट्रेशन, उससे रिलेटेड। उससे पहले की थोड़ी सी बातें कि हमें क्या समझ आ जाना चाहिए था अब तक, इससे पहले कि हम लैब में पैर रखें और देखें कि भाई ये क्या पिंक विंक कर रहे हैं। वो सब कुछ समझने से पहले कुछ जो चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और कल की क्लास में हम लोग एक्चुअली टाइट्रेशन से रिलेटेड और बातें करने वाले हैं। बट बिफोर दैट आई रियली होप कि आपने वीडियोस देख लिए जहाँ पे हमने मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन की बात करी है, एलिकोटिंग की बात करी है, डाइल्यूशन की बात करी है, और आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया कि हाँ यार, मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम ऐसे रिलेटेड है और रियल लाइफ में हम उसको ऐसे ऐसे यूज करते हैं। और अच्छा, ये कर दे तो ऐसा हो जाता है क्या, पर मोल्स नहीं बढ़ते क्या, थिंग्स लाइक दैट। तो आई होप आपको वो वीडियोस पसंद आई है एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक नहीं किया, और अगर कर दिया तो करवा देना औरों से। तो शुरू करती हूँ मैं आज की वीडियो से कि भैया, एक चीज है मेरे पास टाइट्रेशन फ्लास्क और दूसरी चीज है मेरे पास एक बीकर। टाइट्रेशन फ्लास्क में मेरे पास है HCl और बीकर में मेरे पास है NaOH। अगर मैंने ये NaOH वाला बीकर पूरा पूरा खाली कर दिया इस टाइट्रेशन फ्लास्क में, तो क्या अब जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा उसमें NaCl और पानी होगा? मतलब HCl और NaOH रिएक्ट कर गए होंगे। तो ये समझने के लिए मुझे सोचना पड़ेगा, सारा HCl सारे NaOH के सोल्यूशन से रिएक्ट करा होगा कि नहीं करा होगा। तो इसको मैं कैसे रिलेट कर सकती हूँ? चैप्टर 1 मैंने कुछ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें मैंने ये पढ़ा था कि अगर मैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखूं तो HCl प्लस NaOH देता है NaCl प्लस H2O, जहाँ पे एक मोल HCl एक मोल NaOH के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर उस सोल्यूशन में और इस सोल्यूशन में इक्वल मोल्स हो, मतलब इक्वल मोल्स ऑफ HCl हो और इधर इक्वल मोल्स ऑफ NaOH थे, तो फिर शायद वो रिएक्ट कर गए होंगे। बट पक्का, एम आई स्टिल श्योर? मुझे थोड़ा वॉल्यूम की टेंशन होनी चाहिए, मुझे थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन की टेंशन होनी चाहिए, नहीं, थोड़ा सा। पर मुझे एक बात पक्का पक्का पता है कि मैम, मुझे ना बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी आती है। मेरे को ये पता है HCl प्लस NaOH गिव्स H2O प्लस NaCl, वेयर इन 1 mole of HCl would react with 1 mole of NaOH, पक्का। तो 2 moles of HCl would react with 2 moles of NaOH, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और फाइनली जो सोल्यूशन में, अरे ऐसे ऐसे करने से कुछ हुआ, और फाइनली जो सोल्यूशन बचेगा वो होगा अपने पास क्या? वो होगा अपने पास NaCl और H2O, मतलब कंप्लीटली न्यूट्रल सोल्यूशन अपन को मिल जाएगा। अच्छा, तो 5 मोल HCl और 5 मोल NaOH भी रिएक्ट करेंगे। इसका मतलब n मोल्स ऑफ HCl n मोल्स ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे, वेयर इन नंबर ऑफ मोल्स को मैं लिख सकती हूँ मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। कैसे कैसे कैसे? मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl उस पर्टिकुलर बीकर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या आ जाएगा? जो भी हमें मोलैरिटी ऑफ दैट सोल्यूशन दी होगी इनटू वॉल्यूम, एंड हाँ, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन मस्ट बी इन लीटर्स। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या आ जाएगा? मोलैरिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन जो हमने लिया है इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन। सोल्यूशन सोल्यूशन पूरे सोल्यूशन की वॉल्यूम इन लीटर्स। एक मिनट मैम, इसीलिए क्या हमें रटवाया जाता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर दो? एग्जैक्टली, याद आ गई रटी रटाई चीज। M1V1 इज इक्वल टू M2V2 कर दो बेटा। मैंने आपको M1 दिया, V1 दिया, V2 दिया, M2 निकाल दो फटाफट। करिए ऐसी कैलकुलेशंस, समझे उसके पीछे क्या रीजन होता है। अगर नंबर ऑफ मोल्स HCl जितने हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH होंगे, तब जाके फाइनली जो सोल्यूशन बनेगा वो कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl ज्यादा हुए तो फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा? सोचो, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। अगर मेरे पास 2 मोल HCl है और 1 मोल NaOH है किसी सोल्यूशन में,
तो मेरे को ये पता है कि 1 मोल NaOH, इट्स द आईफोन ट्रिक राइट। तो 1 मोल NaOH, इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, मैं इसको एडिट नहीं करने वाली। 1 मोल NaOH रिएक्ट्स विद 1 मोल HCl, तो 1 मोल HCl अनरिएक्टेड, इसका मतलब फाइनल सोल्यूशन एसिडिक होगा। नाइस। और अगर मैं ये बात करूं कि अगर मेरे पास 3 मोल NaOH है और 1 मोल HCl है, तो फाइनल सोल्यूशन बेसिक होगा। तो फाइनली मैंने ये रियलाइज करा कि भाई जो मुझे ये M1V1 इज इक्वल टू M2V2 रटवाया जाता था, ये सिंपल सी ये बात थी कि अगर एसिड और बेस के मोल्स HCl और NaOH के मोल्स इक्वल हो गए तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन देंगे। वो आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और पानी दे चुके हैं, कोई एसिडिक सोल्यूशन नहीं बचा, कोई बेसिक सोल्यूशन नहीं बचा है। इसीलिए मोलारिटी ऑफ HCl into volume of HCl is equal to molarity of NaOH into volume of NaOH. Perfect. ठीक है, I got it. I got the point कि हम लोग M1V1 M2V2 कैसे करते हैं। Now, if I have a solution of H2SO4 एक तरफ aqueous solution and aqueous solution of NaOH दूसरी तरफ, तो क्या मैं अगर पूरा NaOH उठा के H2SO4 में डाल दूंगी तो क्या मैं श्योर होंगी कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया? क्या मुझे इस बात की श्योरिटी है? आई हैव टू थिंक। मैम एक काम करते हैं ना, फिर से बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दो। मैंने बोला ठीक है यार, मुझे पता है H2SO4 और NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो Na2SO4 प्लस H2O मिल जाएगा। लेट्स जस्ट चेंज द कलर। और यहाँ पे इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो 1 मोल H2SO4 को 2 मोल NaOH चाहिए। वो लोग जब रिएक्ट कर लेंगे तो मेरे पास, मुझे चेयर पीछे करनी चाहिए थी जो मैंने नहीं करी, वेट, तो मेरे पास 1 मोल Na2SO4 और पानी बच जाएगा। मैं दिख रही हूँ अभी भी शायद, राइट ऐसा होगा। तो दिस वुड बी माई कंप्लीट रिएक्शन वेर इन 1 मोल, आई राइट इट हियर क्योंकि मैं नहीं दिखूंगी वरना मुझे तो दिखना है यार, ऐसे थोड़ी होता है, मेरा स्क्रीन टाइम कम हो रहा है। 1 मोल Na2SO4 प्लस H2O, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अपन लोग को ये पता है 2H2O, सॉरी अपन लोग को ये पता है कि यार जब हम बैलेंस करते हैं ना तो ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं ये मोल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर 1 मोल ऑफ H2SO4 लेंगे तो उसके लिए हमें 2 मोल ऑफ NaOH चाहिए होगा। तो मतलब अगर मैं n मोल्स ऑफ H2SO4 लूं तो मुझे कितना NaOH चाहिए होगा? तो फॉर एवरी n मोल्स ऑफ H2SO4 मेरे को उसके ट्वाइस जितने मोल्स चाहिए होंगे NaOH के। देखो ना, अगर मुझे 1 मोल H2SO4 चाहिए था तो मुझे 2 मोल्स NaOH लग रहे थे उसके लिए। फॉर एवरी 1 मोल 2 चाहिए थे। तो अगर ये n मोल्स लिए तो इसका ट्वाइस लेंगे, उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए होंगे। where number of moles is equal to molarity into volume, because molarity is equal to number of moles of solute upon volume of solution। कहने का मतलब 2 into M1V1 is equal to M2V2 हो गया है। तो मैम ये क्या चल रहा है, ये क्या है, ये तो मेरा रट्टा हुआ खराब हो गया। एग्जैक्टली वही मेरा पॉइंट है कि तुम्हें बैलेंस करना पड़ा। तुमने जब उसको बैलेंस करा तो ये M1V1 M2V2 रटा हुआ खराब हो गया, क्योंकि बाद में वो चेंजेस कराते हैं फिर कि देखा देखा ट्वाइस चाहिए था। भाई पहले से बताओ ना कि क्या करना है। तो लॉजिक ये है कि अगर मैं 1 मोल H2SO4 लूं तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए 2 मोल NaOH लगेगा, इसका ट्वाइस लगेगा ही। तो इसके n मोल लेंगे तो इसके, तो अगर 2n मोल्स लिए उतने मोल्स मुझे NaOH के चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH वुड बी ट्वाइस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 needed। परफेक्ट। पर अब प्रॉब्लम क्या हुई? अब प्रॉब्लम ये थी कि रटा रटाया सब चेंज हो गया है ना। और एक बात समझ आई है कि जिंदगी में जब भी ऐसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखना पड़ेगा, चाहे टाइट्रेशन करते हुए लैब में या चाहे पेपर सॉल्व करते हुए, दिमाग में M1V1 M2V2 तो रटवा नहीं सकते हम खुद को। अब हमें कुछ और लॉजिक है, जिसका मतलब है कि मुझे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, मुझे एक रिएक्शन लिखना है, उसको मुझे बैलेंस करना है। जब वो बैलेंस हो जाएगा तो मैं उसके अकॉर्डिंग मोल्स की इक्वेशन लिखूं, फिर मैं उस मोल्स की जगह मोलारिटी इनटू वॉल्यूम करूं, तो मेरा आंसर सही आने के चांसेस हैं। तो इसमें कुछ ऐसा हो सकता है क्या
कि मुझे ना बैलेंस ना करना पड़े, क्योंकि अब इक्वेशन लिखो, इक्वेशन को बैलेंस करो, उस बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग मोल्स सोचो, उस मोल्स के अकॉर्डिंग मोलारिटी वॉल्यूम सोचो, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। इसको थोड़ा शॉर्ट करवा सकते थे क्या साइंटिस्ट्स? करवा ही दिया था यार। कहानी शुरू हो गई थी फिर किसकी? कहानी शुरू हो गई थी फिर एक छोटी सी चीज की, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जो ये कहता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल रहेंगे। मतलब अगर आप HCl सोल्यूशन लो और NaOH सोल्यूशन लो, तब भी ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल रहेंगे, और चाहे आप H2SO4 सोल्यूशन लो और NaOH सोल्यूशन लो, तब भी ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल रहेंगे। वाह, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। जहां पे ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात क्या होती थी, याद है? मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, हमने ही साथ में पढ़ा था, पूरा पढ़ा था। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं दुनिया में, तो वो किन्हीं भी मोल्स में करे, कुछ भी हो, पर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एक चीज वुड बी इक्वल टू द ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दूसरी चीज। और अगर ये जो भी प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट के भी ये इक्वल हो जाएगा। ये चीज हमने सीखी हुई है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। तो यहां देखिए, मैंने ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 को ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के इक्वल पुट कर दिया। मैंने ट्वाइस नहीं करा। मेरे को इतना पता है दो चीजें रिएक्ट करें तो इनके ग्राम इक्विवेलेंट्स जन्मों जन्मांतर तक इक्वल ही रहेंगे। जहां पे मैं रिकॉल कराती हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या था? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या फिर वैलेंसी। पूरे मोल कॉन्सेप्ट की वीडियोस में इसके बारे में सब कुछ अच्छे से बात कर रखी है, एवरीथिंग इज डन। फिर भी लगता है कि नहीं, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है इन चारों फॉर्मूलाज में, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से वीडियो बना दूंगी। आपको बस कमेंट सेक्शन में लिखना है कि मुझे इसमें अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी मेरी हेल्प दोबारा से कर दो, तो मैं दोबारा से कर दूंगी। वरना मूल कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात हो रखी है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी वीडियो में मैंने और भी बातें करी हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बस इतनी सी बात है कि भाई किसी भी चीज को जब किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट कराओ, तो उनके मोल्स जो मर्जी हों, उनके ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा इक्वल रहेंगे। वेयर ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, या फिर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या फिर मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। तो मैम एसिड्स बेस में एक बार फटाफट रिकॉल करा दोगे? हाँ, अगर हम प्रोटिक एसिड्स की बात करें, जैसे HCl, H2SO4, H3PO4, तो इनमें एन फैक्टर होता है कि ये कितने H+ दे सकते हैं। एन फैक्टर एसिड्स के लिए दो तरीके से बात होती है कि भाई तू कितने H+ दे सकता है, या तू कितने OH- के साथ रिएक्ट कर सकता है, या कितने बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक, ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के लिए क्या होता है? कितने OH- दे सकता है, या कितने H+ के साथ तू रिएक्ट कर सकता है, वो तेरा वो तेरा एन फैक्टर है। सॉरी अगर मैंने पहले ग्राम इक्विवेलेंट बोला, तो आई से दैट अगेन। एन फैक्टर ऑफ एन एसिड, एन फैक्टर ऑफ एन एसिड क्या होता है कि तू कितने H+ दे सकता है, या तू कितने OH- या बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। कहने का मतलब HCl को अगर हम तोड़े पानी में, तो वो H+ और Cl- देता है, तो उसका एन फैक्टर हो गया 1। H2SO4 को पानी में तोड़े तो वो 2H+ प्लस SO4 2- देता है, उसका एन फैक्टर हो गया 2, राइट। अगर हम H3PO4 की बात करें, तो वो मैक्सिमम H+ कितने दे सकता है? 3। अब देखो, स्टेप वाइज वाली चीज भी होती थी अगर आपको याद हो, पर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं अभी, कि पूरा रिएक्ट कर गया तो कितने H+ दे देगा। इसी तरीके से NaOH अगर पूरा रिएक्ट कर गया तो एक ही OH- देगा, तो उसका एन फैक्टर हो गया 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो नॉर्मेलिटी की टर्म्स में क्या फॉर्मूला है? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, वेयर वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर्स। और ये फॉर्मूला क्यों है? क्योंकि नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है कितना? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। ग्राम इक्विवेलेंस का मेन फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, वेयर equivalent mass is equal to what? It is equal to molar mass upon n factor. That implies gram equivalence is equal to given mass into n factor upon molar mass. This is nothing but number of moles.
तो ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर के भी, और नंबर ऑफ मोल्स को हम मोलारिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। देयरफॉर ग्राम इक्विवेलेंस इक्वल होता है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर। ये फॉर्मूलाज हैं ग्राम इक्विवेलेंस के। तो दुनिया में कोई दो चीजें अगर रिएक्ट कर रही हैं, मोल्स वोल्स के लिए बैलेंसिंग चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए कुछ नहीं चाहिए, एन फैक्टर की नॉलेज चाहिए। और एन फैक्टर की नॉलेज एसिड्स और बेसिस के लिए मैंने बता दी है फॉर टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशंस की जब बात करूंगी तो रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर निकालना सिखा दूंगी, तो इजी हो जाएगी लाइफ, बार बार बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, वरना लगे रहेंगे बैलेंस करने में, करना ही नहीं है, फट 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 करो। बात वही है, देखो मैं समझाती हूँ कैसे। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करूं कि ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH होना चाहिए, राइट राइट। अच्छा जी, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है H2SO4 का? मोलारिटी ऑफ H2SO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इनटू एन फैक्टर इसका 2 है, विच इज इक्वल टू मोलारिटी ऑफ NaOH इनटू वॉल्यूम ऑफ NaOH। आ गया सेम चीज, राइट? ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आपने सेम वॉल्यूम ली, मतलब इसका सोल्यूशन भी 10 लीटर लिया, इसका भी 10 लीटर लिया, तो जो जितना मोलारिटी ऑफ NaOH चाहिए होगा वो हमेशा ट्वाइस दी मोलारिटी ऑफ H2SO4 होगा, हमेशा 2 टाइम्स चाहिए होगा, राइट? तो ये एग्जैक्टली वही आ गया जो अभी हमने पहले देखा था, है ना? एग्जैक्टली वही आ गया। तो अब आओ आगे बात करते हैं, मोल्स की टर्म्स में बात करनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इनटू उसका एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, एग्जैक्टली वही आ गया, इनटू उसका एन फैक्टर 1 ही है, तो ये इक्वल आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर मैं कुछ केसेस लूँ, जैसे केस 1 है मेरे पास कि मेरे पास HCl सोल्यूशन है 0.1 मोलर 10 ml और मेरे पास NaOH सोल्यूशन है 0.1 मोलर 20 ml। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसको कंप्लीटली रिएक्ट करा दूं तो मेरे पास फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। और अगर तो न्यूट्रल है तो ठीक है, अगर एसिडिक है तो कितना एसिड बचा, अगर बेसिक है तो कितने मोल्स ऑफ बेस बचा। ठीक है, ट्राई करें इसको, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, कैसे भी ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। अगर दो चीजें रिएक्ट कर रही है तो उनका क्या पक्का इक्वल होना चाहिए? पक्का इक्वल होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंस। ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl इक्वल होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH के। HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंस है निकाल लें, ग्राम इक्विवेलेंस इसके कितने हैं? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हमेशा लीटर में लेनी चाहिए, वरना मिली इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, फिर बाद में गलती ना हो जाए, तो लीटर की आदत डाल दो। इनटू एक H प्लस दे सकता है एन फैक्टर 1, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी? ये आ जाएगा 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट्स। NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स दिए हुए? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितनी है बच्चा? वॉल्यूम है 20/1000 इंटू एन फैक्टर, एक ही OH माइनस दे सकता है ये भी, तो एन फैक्टर आ गया 1, तो ये कितना आ जाएगा? 0.002 ग्राम इक्विवेलेंट्स। इक्वल होना चाहिए। मेरे को ये पता है कि अगर ये 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं तो ये कंप्लीटली रिएक्ट करेंगे 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट्स के साथ ही। 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट्स उसका है, तो इसका भी यूज 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट्स ही होगा। तो लेफ्ट कितना होगा? बचेगा कौन? NaOH। और कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स बचेगा? वो बचेगा बेटा जी 0.002 माइनस 0.001 या फिर 0.001 ग्राम इक्विवेलेंट्स। और मोल्स कितने बचेंगे उसके? क्या मैं मोल्स भी निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? देखिए, ग्राम इक्विवेलेंस होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो नंबर ऑफ मोल्स हो गया ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन एन फैक्टर विच इज नथिंग बट इक्वल टू दिस ओनली। इतने मोल्स ऑफ NaOH अनरिएक्टेड बच जाएंगे एंड फाइनल सोल्यूशन कैसा होगा? फाइनल सोल्यूशन होगा बेसिक इन नेचर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले, लेट्स गो केस 2। अब ये सोल्यूशन है, try this yourself, pause the video, try it, and then we'll do it together.
कितने ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCl है? ग्राम इक्विवेलेंस हो जाएगा मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो ये आ जाएगा कितना? 0.001 ग्राम इक्विवेलेंस। ये कितना आ जाएगा? मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर 1 ही होगा, तो 0.0002। ध्यान से देखिएगा, ये कम है तो ये कंप्लीटली उड़ जाएगा, क्योंकि अगर इसके कम ग्राम इक्विवेलेंस है तो ये पूरी तरह रिएक्ट कर जाएगा। फाइनल सोल्यूशन एसिडिक बचेगा। और कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बचेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बचेंगे इतने, और इतने ही मोल्स हो जाएंगे, बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंस divided by n factor would give you the number of moles of HCl in the final solution, which would come out to be what? Which would come out to be gram equivalence divided by 1। ठीक है जी, तो अपने पास यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन एसिडिक आ गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि मेरे पास H2SO4 है, मेरे को उसकी मोलारिटी पता है, मेरे को उसकी वॉल्यूम पता है, मुझे NaOH सोल्यूशन की मोलारिटी पता है। मुझे जानना है कि मुझे इतने मोलर NaOH सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम यूज करना पड़ेगा कि मैं इस H2SO4 को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दूं। What volume of 0.2 molar NaOH aqueous solution is needed to completely neutralize 0.1 molar 100 ml H2SO4 solution? Try it yourself, then we'll do it together. Now here, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2SO4 अपने पास कितने आएंगे? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? हमेशा लीटर्स में। एन फैक्टर 2H प्लस दे देगा कंप्लीटली जब रिएक्ट करेगा, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंस कितने आ जाएंगे? इसको उड़ाओ तो यह आ जाएगा 0.02 ग्राम इक्विवेलेंस। NaOH मुझे पता ही नहीं है कितने ग्राम इक्विवेलेंस है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ मोलारिटी पता है, मुझे वॉल्यूम नहीं पता, पर मुझे इसका एन फैक्टर पता है 1। पर मुझे ये पता है कि अगर मुझे इनको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स तो पक्का पक्का इक्वल रिएक्ट करेंगे, चाहे मैं बैलेंस करूं चाहे ना करूं। दो चीजें रिएक्ट कर रही है, ग्राम इक्विवेलेंट्स पक्का इक्वल होंगे। तो ये आ जाएंगे 0.02 इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। आ गई बेटा जी मोलारिटी वॉल्यूम 0.02 डिवाइडेड बाय 0.2, तो ये कितना आ जाएगा? इधर नीचे 10 आ जाएगा। 1/10 लीटर बोल दें या फिर 100 ml बोल दें। तो 100 ml ऑफ 0.2 मोलर NaOH solution is needed to completely neutralize the given H2SO4 solution। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर ये समझ आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो में टाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे साथ में। I'll see you in the next video. Bye.